हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सभी को सादर जय हिंद, जय भारत। मैं अंकित जैन अनअकैडमी और गिट अकेडमी की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान करे जैसे ही रंग बिरंगी होली खेली जाती है ऐसे ही खूबसूरत रंग आपकी जिंदगी की खुशियों में भी मिल जाएं और आपको बहुत मजा आए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 2023 में डीडीए जो होता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना, उसने जेई की कुछ पोस्ट निकाली हुई हैं फॉर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए। मैं सिविल इंजीनियर हूं तो मैं आपके सामने सिविल के बारे में बात करता हुआ नजर आऊंगा। यदि मैं आपके सामने बात करता हूं तो देखो यहां पर लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2022 शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2022 रिक्वायरमेंट सेल, है ना, यहां पर लिखा हुआ है। डीडीए ने ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर निकाला हुआ है एडवर्टाइजमेंट, और ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसने जो दिया हुआ है 28/3/2023, है ना, 29/3/2023 एंड 1/4/2023, यानी कि जो आपके जो एग्जाम की डेट है वो 28 मार्च को है, 29 मार्च को है और 1 अप्रैल को है। सिविल की अगर मैं बात करता हूं तो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपके सामने सिविल इंजीनियर की बात करूं, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट जिसमें निकाली हुई है, अच्छा यहां पर कुछ चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा बता देता हूं कि एक्चुअल में एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, ये सब कुछ मैं आपके लिए बताता हूं धीरे धीरे करके, ठीक है ना। तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अच्छी खासी पोस्ट यानी होता है एक जेई का, हर साल इसका पोस्ट लगभग आता ही रहता है। साथ में आपको याद रखना है इसका जो हेड ऑफिस है वो विकास सदन INA न्यू दिल्ली में स्थित है। ये बात हम सभी लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, मैंने आपसे बोला कि अगर मान लीजिए हम आपके सामने कुछ बातों की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर मुझे लगा वो ये लगा है मेरे भाई कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी एंटरटेन्ड, ठीक है ना। आपके सामने कोई भी रिक्वेस्ट, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट टाइम, कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। साथ में एक और बात समझने की कोशिश करिए, द अबव डेट ऑफ एग्जामिनेशन आर फाइनल, ठीक है ना, जो ऊपर की डेट एग्जामिनेशन की लिखी हुई है 28 मार्च, 29 मार्च और 1 अप्रैल का, ये डेट फाइनल है। इसने सीधा लिखा है द अबव डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन आर फाइनल, ठीक है ना, ये बिल्कुल फाइनल है, इस बात को याद रखिए। हमने आपके सामने बोला कि अगर सपोज दैट अपन बात करते हैं थोड़े से और आगे चलने के बारे में, तो नेक्स्ट क्लॉज, ये इसने 5th नंबर का जो क्लॉज दिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि डिटेल्ड शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन of e-portal status certification and e-admit card will be uploaded on DDA's website, that means www.dda.government.in, बेटा .gov.in, यानी कहने का मतलब हमारे जो भी ऑनलाइन एडमिट कार्ड जनरेट होंगे वो ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ये हमसे बोल रहा है आपको फ्यूचर अपडेट के लिए ऑफिशियल डीडीए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके टच में रहना पड़ेगा लेटेस्ट अपडेट के लिए, ठीक है ना। तो लगातार आप टच में बने रहिएगा, इस बात को आप याद रखें। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है ना, लगभग 28 मार्च, 29 मार्च और 1 अप्रैल को इसका पेपर होगा और ये डेट फिक्स है, इसने ये सीधा लिखा हुआ है। अब बात सुनिए बड़े ध्यान से, बात ये आती है कि सर हमें क्या क्या सिलेबस यहां पर कवर करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपके सामने सिलेबस की बात करता हूं तो सबसे पहला, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में इसमें कुछ सब्जेक्ट यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। आई थिंक सो ये पूरा सब्जेक्ट होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट छूट भी जाते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपके लिए जल्दी से फर्दर अपडेट दे दूंगा, लेकिन मेरी समझ से मेरे पास जो डाटा आया है उस डाटा के हिसाब से मैं बता रहा हूं। जैसे कि उसमें पहला है बिल्डिंग मटेरियल, तो बिल्डिंग मटेरियल में क्या क्या लिखा है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूजेस एंड मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल, एग्जाम्पल बिल्डिंग स्टोन्स, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, सीमेंट, ठीक है ना। इसके बाद लिखा है एस्बेस्टस प्रोडक्ट्स, टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट, लैमिनेट्स, बिटुमेन मटेरियल, पेंट्स एंड वार्निशेस। तो आप याद रखिएगा इतने सारे मटेरियल, जैसे कि इसने यहां पर लिखा है ना स्टोन, सीमेंट, है ना, इसके बाद वार्निश, बिटुमेन, इन सब की प्रॉपर्टीज, इन सब की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, ये बनते कैसे हैं, मैन्युफैक्चर क्या होता है, इनका यूज क्या है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। सेकंड सर्वेइंग, सर्वेइंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, वर्किंग ऑफ प्रॉपर्टी, यानी वर्किंग ऑफ प्रॉपर्टीज,
यानी ये प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग होगा, कंपास एंड बियरिंग, प्लेन टेबल सर्विंग, इसके बाद थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग, इसके बाद लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट, लेवलिंग एंड कंटूरिंग, कर्वेचर, रिफ्लेक्शन, परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल, मेथड ऑफ कंटूरिंग एंड यूज ऑफ अ कंटूर मैप, टैक्यूमेट्रिक सर्वे। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरा ही सर्वे ये हमसे पूछेगा, एम आई राइट? तो ये सभी चीजें हमें मालूम है, सभी इंपॉर्टेंट है। कंपास, लेवलिंग, इनके बिना तो सर्वे होते ही नहीं ना कंप्लीट, यानी ये पूरा कंप्लीट सर्वे हमसे पूछना चाहता है। इसी तरीके से अगर मैं सॉइल मैकेनिक्स की बात करूं, भैया सॉइल और एनवायरमेंट, जिंदगी के सॉइल, एनवायरमेंट और ट्रांसपोर्टेशन। अब यहां पर अभी ट्रांसपोर्टेशन शो नहीं हो रहा है, मेरी समझ से हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन ना पूछा जाता हो, लेकिन सॉइल और एनवायरमेंट जिंदगी के ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर एग्जाम में आपके लिए राजा बना देंगे, ठीक है ना? सो अगर मैं आपके सामने बात करता हूं सॉइल मैकेनिक्स, तो देखो सॉइल मैकेनिक्स में ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड फेज डायग्राम, तो सही बात है, ओरिजिन फेज डायग्राम हमें पढ़ना है। डेफिनेशन ऑफ वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन एंड यूनिट वेट। सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहा है ये, आपको नहीं पढ़ना है कोर कटर मेथड, आपको नहीं पढ़ना है सैंड बाथ रिप्लेसमेंट मेथड, आपको नहीं पढ़ना है पिक्नोमीटर का फॉर्मूला, सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहा है ये, समझ में आ रहा है? सिर्फ डेफिनेशन। इसके बाद ये हमसे बोल रहा है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, आपको ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ना पड़ेगा। वो D30 क्या कहलाता है, D60 क्या होता है, D10 क्या होता है, ये सब आपके लिए वहां पर याद रखना पड़ेगा। इसके बाद इसने बोला हुआ है, इसके बाद बोला हुआ है अटरबर्ग लिमिट, अटरबर्ग लिमिट याद है ना, 0 से 35%, 35 से 50, ग्रेटर देन 50%, अटरबर्ग लिमिट आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना? प्लास्टिसिटी इंडेक्स वगैरह क्या होता है, प्लास्टिसिटी चार्ट इसने बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेस, कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल, कैलकुलेशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, डायरेक्ट शियर टेस्ट, वेन शियर टेस्ट, ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सॉइल कॉम्पैक्शन, लैब कॉम्पैक्शन टेस्ट, मॉइस्चर कंटेंट एंड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ये सभी टेस्ट आपके लिए यहां पर पढ़ने पड़ेंगे, समझ रहे हो? इसके बाद अगर मैं आपके सामने बात करता हूं हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स का मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है ना, और ओपन चैनल फ्लो, दोनों को ही मिला के हाइड्रोलिक्स इसने बोला हुआ है, FM1 और FM2, यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो सिंपल हम पढ़ते हैं, और OCF ओपन चैनल फ्लो। तो जैसे अगर मैं आपके सामने बोलूं दिस इज प्रॉपर्टीज, फ्लूइड मैकेनिक्स की प्रॉपर्टीज, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ना है, इसको मेजर कैसे किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ फ्लो। इसके बाद बर्नौलीज थ्योरम एंड एप्लीकेशन, बर्नौलीज थ्योरम एंड एप्लीकेशन। इसके बाद फ्लो थ्रो पाइप्स हमें डिस्कस करना पड़ेगा, फ्लो इन ओपन चैनल डिस्कस करना पड़ेगा, वियर, फ्लूम्स, स्पिलवे, पंप एंड टरबाइन भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। यानी इसके अंदर जो पोर्शन है वो हाइड्रोलिक मशीन का भी पोर्शन थोड़ा सा इनबिल्ड किया गया है। बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है कि एक्चुअल में पेल्टल व्हील टरबाइन का क्या मतलब होता है, कब यूज की जाती है, कितना हेड लॉस होना चाहिए, ये सब चीजें है ना। इसी तरीके से अगर एनवायरमेंट की बात करता हूं, सो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में क्वालिटी ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई, purification of water, distribution of water, need a sanitary sewage system, circular sewage, oval shaped sewage, इसके बाद सरफेस वाटर ड्रेनेज और सीवेज ट्रीटमेंट हमें पढ़ना है। यानी कि अगर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में हमें क्या क्या डिस्कस करना पड़ेगा, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में हमें डिस्कस करना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है, सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है ना, सीवेज ट्रीटमेंट होता था ना, इसी तरीके से ट्रीटमेंट ऑफ वाटर भी हमें पढ़ना पड़ेगा, और प्रॉपर्टीज पढ़ते थे ना, रॉ वाटर की प्रॉपर्टीज और सीवेज प्रॉपर्टीज, वो पोर्शन हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद मेन है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर का सिलेबस यहां पर सबसे ज्यादा है। और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं तो देखो इसमें लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जिससे सभी घबराते हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आसान है, बहुत आसान रहता है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद इलास्टिसिटी कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ बीम, डिटरमिनेट एंड इंडिटरमिनेट बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर एंड ओवरहैंग बीम्स। इसके बाद इसने बोला है मूवमेंट ऑफ एरिया एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सर्कुलर सेक्शन एंड रेक्टेंगुलर सेक्शन का बस, और किसी सेक्शन का नहीं पढ़ना, बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर स्ट्रेस फॉर टी सेक्शन, टी सेक्शन का बेंडिंग स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, बेंडिंग स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस मैंने अभी अभी जिस क्लास में मैं प्लस में पढ़ा रहा हूं उसमें मैंने अभी अभी बनवाया ही है, यानी मैंने बहुत सारे सेक्शन का बनवाया। इसके बाद चैनल एंड
कंपाउंड सेक्शन के भी इसने पूछे हुए हैं। इसके बाद चिमनी के बारे में पूछेगा, डैम्स के बारे में पूछेगा, रिटेनिंग वॉल के बारे में पूछेगा, इसेंट्रिक लोड के बारे में पूछेगा, स्लोप डिफ्लेक्शन, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम का पूछेगा, क्रिटिकल लोड कॉलम का पूछेगा। इसके बाद टॉर्शन ऑफ सर्कुलर सेक्शन का पूछा जाएगा, यानी टॉर्शन एंड शाफ्ट पूछा जाएगा। शाफ्ट एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है ना, तो टॉर्शन एंड शाफ्ट पूछा जाएगा, तो टॉर्शन यूनिट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। इसके बाद इसने अगर मैं आपके सामने सीटी की बात करूं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी नाम का भी एक सब्जेक्ट है, उसमें भी है क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट पूछा जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सीमेंट पूछा जाएगा, हॉट वेदर एंड कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग पूछा जाएगा, ठीक है ना, मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा कंक्रीट स्ट्रक्चर का, ये सब पूछा जाता है। इसके अलावा मैं बार बार बोल रहा हूं और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। मेरे पास जो डाटा अवेलेबल था मैंने अभी वो डाटा आप लोगों के लिए बताया है। और भी सब्जेक्ट हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होंगे, और भी सब्जेक्ट होंगे, लेकिन मेरे पास जो डाटा अवेलेबल था मैं वो आपके सामने अभी बता रहा हूं। मेरे भाई आरसीसी स्ट्रक्चर में सब कुछ दिया हुआ है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, सिंगली रेनफोर्स बीम दिया हुआ है, इसके बाद डबली रेनफोर्स बीम दिया हुआ है, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब दिया हुआ है, फुटिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद टी बीम दिया हुआ है, कॉलम, स्टेयरकेस, रिटेनिंग वॉल, वाटर टैंक भी दिया हुआ है। और साथ में उसने एक और बहुत बात लिख दी कि आरसीसी डिजाइन क्वेश्चंस मे बी बेस्ड ऑन बोथ एलएसएम एंड डब्ल्यूएसएम। जो आरसीसी डिजाइन क्वेश्चन होंगे वे दोनों पर बेस्ड होंगे, एलएसएम पर भी बेस्ड हो सकते हैं और डब्ल्यूएसएम पर भी बेस्ड हो सकते हैं। यानी बच्चों को लिमिट स्टेट मेथड भी पढ़ना है और बच्चों को डब्ल्यूएसएम मेथड भी पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी रहेगी। समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट वो बोल रहा है स्टील डिजाइन में सबसे पहले स्टील डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील कॉलम, बीम, रूफ ट्रस एंड प्लेट गर्डर। अब भले ही प्लेट गर्डर बोला है, बीम बोला है, टेंशन मेंबर नहीं बोला, ठीक है ना, और ना ही कनेक्शन बोला, लेकिन आप लोग तो होशियार बच्चे हैं, आप लोगों को पता है कनेक्शन के बिना स्टील का कुछ हो सकता है क्या? आप कनेक्शन के बिना स्टील को हिला ही नहीं सकते। टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर नहीं पढ़ोगे तो आप कॉलम और बीम डिजाइन ही नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए आपको टेंशन, कंप्रेशन मेंबर ऑटोमेटिकली और कनेक्शन, ये 3 पार्ट भी उसमें पढ़ने ही पड़ेंगे। और इसने एक लास्ट में जो लिखा हुआ है ना रूफ ट्रस, तो रूफ ट्रस में आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स भी इनबिल्डेड हो जाती हैं, तो ये पोर्शन भी आपको कवर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अकेला सिलेबस में जो चीजें ऐसी हैं जो अभी मेंशन नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो अल्टीमेटली वहां का पार्ट तो होती हैं, यानी कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड ही होगा, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हमने आपसे बोला अगर मुझे इसने लिखा है टू मेजर कैंडिडेट्स रीजनिंग एबिलिटी, अगर मुझे कैंडिडेट का रीजनिंग एबिलिटी को मेजर करना है, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, अगर मैं आपके सामने जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग की एबिलिटी को मेजर करना चाहता हूं, करने के लिए उसने क्या किया हुआ है, आपके सामने 4 तरीके के छोटे छोटे नॉन टेक्स्ट सब्जेक्ट भी रखे हुए हैं, जैसे कि रीजनिंग पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी और इंग्लिश लैंग्वेज से कुछ क्वेश्चन आएंगे। अब बात आती है कि सर कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मेरे पास जो एक फ्रैक्शनल डाटा प्रेजेंट था, मुझे नहीं मालूम, यानी कि लगभग ये डाटा एक्यूरेट ही है, लेकिन जनरली जो मेरे पास अभी प्रेजेंट में डाटा आया है उसके हिसाब से टोटल 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 2 घंटे में हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग उसमें 1/3 रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद याद रखिएगा कि सर टेक्निकल पोस्ट के टेक्निकल क्वेश्चंस लगभग 80 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 आएंगे, जीएस जीके के 10 आएंगे और इंग्लिश के भी लगभग 10 क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाएंगे। इस बात को आप याद रखें। मैं आपके सामने एक और बात बताना चाहता हूं, बच्चों के दिमाग में दिक्कत है कि सर ये पढ़ूंगा कहां से, ठीक है ना, एक ऐसी जगह बताओ जहां से टेक नॉन टेक हमें दोनों चीजें पता पड़ जाए। तो अगर मैं ऐसी जगह आपके लिए बताऊं जहां से टेक और नॉन टेक दोनों ही पता पड़ जाए, तो अच्छे तरीके से देखिएगा। टेक और नॉन टेक पता करने के लिए अनअकैडमी आपके सामने क्या लेकर आया है, एसएससी जेई के लिए एक्सक्लूसिव बैचेस चलाता है, ठीक है ना। अभी जैसे कि ए बैच रनिंग है, बी बैच रनिंग है, सी रनिंग है और डी भी अभी रनिंग है प्रेजेंट में। और जो डी बैच है वो लगभग मेरी समझ से कब से स्टार्ट हुआ है, 28 फेब से स्टार्ट हुआ है, जिसमें जसपाल सर के द्वारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ाया जा रहा है और प्रवीण कुमार सर के द्वारा सीटी कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाया जा रहा है। यहां पर आपको नॉन टेक सब्जेक्ट भी मिल जाते हैं, जीएस जीके भी मिल जाएगा, यानी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये भी मिल जाएगा। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन भी यहां पर कवर करवा दिया जाएगा। इंग्लिश होती ही है कवर, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो ये बैच है इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, सिविल ब्रांच के लिए है, डी बैच स्टार्ट किया गया है 28 फेब से। बस याद रखिएगा जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो यू कैन अप्लाई GA 1111, आप GA 1111 अप्लाई कर देना। जो भी बच्चा DDA
की तैयारी करना चाहता है। अच्छा, और GA 1111 आपको इसलिए अप्लाई करना है क्योंकि ये एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन का कोड नहीं है, इट इज अ कोड फॉर गेट एकेडमी टीम। ये गेट एकेडमी टीम का कोड है। ऐसे फैकल्टीज जो गेट एकेडमी के थ्रू आए हुए हैं उन सबका एक ही कोड होगा, GA 1111। जैसे अगर मैं बात करूं सिविल ब्रांच में परन भाटिया सर, अंकित जैन सर, अपूर्व सर, अमित जलोरा सर और मुकुल त्रिवेदी सर, हम 5 फैकल्टीज जो हैं वो सिविल से हैं, ठीक है ना। इन पांचों का एक ही कोड होगा, GA 1111। तो यहां पर आपको पूरा कंटेंट DDA JEE का जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है विथ टेक एंड नॉन टेक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो हुज स्टूडेंट विच आर इंटरेस्टेड, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो लाइव बैच यहां पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये सेशन में इतना आपके सामने बताने के लिए आया था। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो आप अनअकैडमी में संपर्क कर सकते हैं और या फिर आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, ठीक है ना। और बहुत सारे एजुकेटर्स की फ्री लाइव क्लासेस भी वहां पर ऐप पर अवेलेबल हैं, तो आप वहां से डेमो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मेरा नाम अंकित जैन है, तो आप SSC JEE कैटेगरी में या AE JEE कैटेगरी में जाएंगे, अंकित जैन सर्च करके मेरी प्रोफाइल को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी आती है तो 9893345123 इट्स माय कॉन्टैक्ट नंबर, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है ना भाई। तो ये इंफॉर्मेशन हमें आपको देनी थी। अगेन मैं आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।